So hello and welcome. Today we will start with new next lesson, that is chapter number 5, oscillation. See, this chapter is quite simple because most of the example around us which shows this property, that is oscillation, like the motion of a pendulum, uh, like the motion of the hands in a clock. Even we observe the motion of a swing, या हम अगर सिलाई मशीन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नीडल का मोशन है दैट इज़ अप एंड डाउन मोशन। ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क में जो प्रॉन्ग्स ऑसिलेट्स होते हैं या जो वाइब्रेशंस हम देखते हैं दैट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशंस। गिटार का एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं सो दैट ऑसिलेशंस विल बी प्रोड्यूस देयर एंड देन वी कैन हर्ट द म्यूजिक। ओके, इवन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या कोई भी प्लैनेट्स का मोशन हम कंसिडर करते हैं अराउंड द सन। तो ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं कि जिसमें हम ये ऑसिलेशन, ये जो फिनोमिना है वो हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड, दिस चैप्टर इज क्वाइट सिंपल। ये जो ऑसिलेशन है तो वहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन पीरियोडिकली रिपीट होता है तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। लाइक हम अगर अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज अ सन एंड हियर इट इज अ अर्थ। आफ्टर 365 days मीन्स आफ्टर 1 year, ये टाइम पीरियड के बाद इसका जो पोजीशन है अर्थ का वो आपको सेम दिखाएगा। जैसे ये इस तरह से यहाँ तक उसका एक ऑसिलेशन सपोज कंप्लीट हुआ कि जिसके लिए उसको 1 साल लगता है। एंड आफ्टर दिस पीरियड अगर हम और 1 साल के बाद इसकी पोजीशन चेक करते हैं देन यू विल फाइंड द अर्थ इन द सेम प्लेस। मीन्स दैट ऑसिलेशन इज रिपीटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। 1 साल बाद आपको फिर से अर्थ की पोजीशन आपको ये पे दिखेगी। So that kind of motion is known as a periodic motion. Okay. Even the motion of electron around the nucleus, that is also the periodic motion. It is a circular motion but it is a periodic motion. Okay. उसका जो path है that is a circular but that motion is repeated with respect to time. जैसे हम अगर पहले चैप्टर की बात करते हैं जहाँ पे हमने यूसीएम पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे वहाँ पे एक पार्टिकल की पोजीशन सपोज ए है, वो 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँचता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँचता है, इस तरह से। और ये जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इस तरह से जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोज उसको अगर 8 सेकंड लगते हैं तो नेक्स्ट 8 सेकंड में आपको ये पार्टिकल यहीं पे दिखेगा। ओके, इफ इट इज परफॉर्मिंग अ यूसीएम मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स ये जो इस पार्टिकल का मोशन है दैट इज रिपीटेड आफ्टर अ नेक्स्ट 8 सेकंड, आफ्टर अ नेक्स्ट एवरी 8 सेकंड। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। इट इज अ सर्कुलर मोशन। ओके, लेकिन कुछ मोशन ऐसे भी है कि जहाँ पे पार्टिकल जो है कि वो टू एंड फ्रो, यानी जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे, दैट इज टू एंड फ्रो। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन क्योंकि ये जो टू एंड फ्रो का नेचर है वो अकॉर्डिंग टू पीरियड आपको रिपीट दिखाई देगा। एंड दैट्स व्हाई ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। देखिए, पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी रहेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज द पीरियोडिक मोशन, बट इट इज अ as the path is a circular, that's why we called it as a circular motion. लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है उसमें पीरियोडिक मोशन दिखेगा आपको बट द पाथ इज टू एंड फ्रो। ओके, एंड दैट्स व्हाई रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, every periodic motion may not be a oscillatory but every oscillatory motion is a periodic motion. Okay, clear? In this chapter we mostly talk about this kind of motion, oscillatory motion, which is a periodic motion, कि जिसमें पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या मोशन होगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ अ टू एंड फ्रो मोशन। ओके, अगेन
जब भी मोशन होगा दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डिस्प्लेसमेंट, उसमें वेलोसिटी आएंगे, एक्सेलरेशन आएंगे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये टर्म जब आप रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ अ साइन और कॉस फंक्शन, यानी ये टर्म आप साइन और कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हो विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन द टर्म इज नोन एज हार्मोनिक मोशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह के कुछ टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ a sine, trigonometric function of these terms. That means this displacement is represented by the sine function. Sine और cos function आपको दिखेगा, then that motion we called as a harmonic motion. उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि हमें पता है ऑलरेडी, टाइम पीरियड लाइक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, या इसे पीरियोडिक टाइम भी कहा जाता है। So periodic time is nothing but the time taken to complete one oscillation of that motion. जैसे पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके सपोज ये लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है विच इज एम्पलीट्यूड, देन इट कम बैक्स टू अगेन इट्स मीन पोजीशन, देन इट डिस्प्लेस मैक्सिमम टू द राइट पोजीशन, इस डायरेक्शन में जाएगा, देन इट कम बैक्स टू इट्स मीन पोजीशन। यानी घूम फिर के पार्टिकल कहाँ पे आ रहा है, अपने मीन पोजीशन पे। Whatever I have shown there, the path is a one oscillation. अगर हम ये वेव के पैटर्न में देखते हैं तो इस तरह से दिखेगा आपको, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, फिर ये मीन पोजीशन पे आया, फिर ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, देन इट कम बैक्स टू मीन पोजीशन। ओके, तो दिस इज अ वन वेव, दैट इज वन ऑसिलेशन। ओके, तो ये एक ऑसिलेशन होने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, दैट टर्म इज नोन एज अ पीरियोडिक टाइम और अ टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी, ये टर्म भी हमें पता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, जिसका फॉर्मूला भी हमें पता है 1/t विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पीरियड। मीन्स हम इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिनते हैं, एक सेकंड में कितना होता है, एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशंस होता है, कोई पार्टिकल है एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट होता है। मीन्स हियर वी मेजर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द गिवन टाइम और इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हम फ्रीक्वेंसी में काउंट करते हैं। दीज आर द बेसिक टर्म्स वी मे बी ऑलरेडी नोन। ओके, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अ लीनियर एसेशन। इसकी डेफिनेशन हम आगे जाके, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट इसका हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीनियर ये जो वर्ड है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट, यानी इस मोशन में या इस ऑसिलेशन में उसका पाथ रहेगा स्ट्रेट, एंड ऑब्वियसली इट इज अ टू एंड फ्रो, वी एज वी मोस्टली टॉक अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। तो पाथ रहेगा स्ट्रेट, एक लाइन में रहेगा। उसके बाद हार्मोनिक मोशन, दैट आई जस्ट टोल्ड यू कि हार्मोनिक मोशन में मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ साइन और अ कॉस फंक्शन, कि जिसे हम हार्मोनिक मोशन कहेंगे। एंड इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल इसलिए बिकॉज दिस ऑसिलेटरी मोशन हैव अ सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज द पाथ इज क्लियर देयर, पाथ फिक्स है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे कुछ इस तरह के भी मोशन है कि जिसमें हम उसका पाथ एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते, विच विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लेकिन जो मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन विच इज हैविंग अ सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ लीनियर एसेशन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग इज इन अ मोशन। ओके, एक रिजिड एंड लेते हैं हम, रिजिड एंड में विच इज अ फिक्स्ड, और स्प्रिंग का एक एंड हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और दूसरा जो एंड है कि जहाँ पे हम एक ब्लॉक अटैच करते हैं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विच इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज अ फ्रिक्शनलेस, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे ब्लॉक का या स्प्रिंग का इस सरफेस के साथ जो भी फ्रिक्शन रहेगा इट विल बी निग्लिजिबल। ओके, यहाँ पे जो ब्लॉक हमने अटैच किया उसका मास हम m कंसीडर करते हैं। दिस इज द इनिशियल
position of the spring and the mass attached or the block. So this is the rest position, because we are not applying any force to this spring by pulling this block to the right or to the left. So this is the initial position where the spring and the block is in the rest position, and this is the equilibrium condition, yeah, it is the mean position of the block. देन सेकंड कंडीशन में, सेकंड डायग्राम में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वही रिजिड एंड है, स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स है, बट नाउ वी आर पुलिंग दिस ब्लॉक इन राइट डायरेक्शन. तो ये मीन पोजीशन से यहाँ तक सपोज वो डिस्प्लेस हुआ, now this is the rightmost position of the block. हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक है उसको राइट साइड में खींच रहे हैं, मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट is representing by x. Then we will draw the third diagram here. ये जो स्प्रिंग है उसको हमने कॉम्प्रेस किया, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये डिस्टेंस भी हमारा x ही था. नाउ लुक एट द फिगर्स. जैसे ये पहली पोजीशन थी कि जहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, इन दैट पोजीशन दैट ब्लॉक इज एट इट्स मीन पोजीशन, और स्प्रिंग में कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हुआ था, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन जैसे सेकंड डायग्राम में आप ऑब्जर्व करते हैं कि वी आर पुलिंग दैट ब्लॉक टू द राइट पोजीशन. तो जैसे ही हमने राइट पोजीशन पे इस डायरेक्शन में हमने ब्लॉक को पुल किया, तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेचेड आपको दिखेंगी, इट इज स्ट्रेच्ड, और यहाँ पे वो कॉम्प्रेस है. तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच इसलिए हुई बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. नाउ दिस स्प्रिंग विल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आए. दैट्स व्हाई इट विल क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था या अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, उसे वो अपोज कर रहा है, एंड सो दैट इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट मीन्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगा. दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ओके, ये स्प्रिंग का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ है. दैट मीन्स ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मीन पोजीशन है ब्लॉक की, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, सो दैट दिस स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड. अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, ओके, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है. अब ये स्प्रिंग है, जैसे अभी मैंने बताया इलास्टिक नेचर शो करेंगे, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यानी यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई हियर अगेन अ रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अप्लाइंग देयर, कि जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी राइट डायरेक्शन में. अगेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. In this case means a stretch position of the spring, the direction of restoring force left में था और displacement जो है वो right में था. In short मुझे ये बताना है कि direction of the restoring force and the direction of displacement is opposite to each other. Okay, that's why we can write the relation as F directly proportional to minus x, यानी ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में है. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे डेवलप होगा. एंड व्हाई द नेगेटिव साइन इज पुटिंग देयर, जस्ट टू इंडिकेट दैट these two terms are directed opposite to each other. Okay,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें अगर निकालना है, सो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट f इक्वल टू kx and minus sign is given here. So here k, which is a constant, we introduce there, and which is known as a spring constant या फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है. ओके, इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स, इस तरह से इसका फॉर्मूला आएगा, विच इज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इस डायग्राम से हम इस ऑसिलेशन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टर्म भी हम डिस्कस कर सकते हैं. लाइक जैसे पहले केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज जीरो, क्योंकि हमने कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था. फोर्स इज आल्सो जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो जीरो, वेलोसिटी भी जीरो है. बट व्हाट अबाउट द सेकंड वेयर वी आर पुलिंग दिस ब्लॉक टू द राइट पोजीशन, कि जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ. देन जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, क्यों हुआ वो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को ये जो स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे. किसे? ब्लॉक को अपने लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे. तो यहाँ पे कंसेप्ट आया एक्सेलरेशन का. तो एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला हियर. नाउ एज द रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड देयर, दैट विल एक्सेलरेट. रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में है, कि जिसकी वजह से इस ब्लॉक को ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेट करेगा. कहाँ पे? उसकी मीन पोजीशन की तरफ. ओके, तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. देन जो एक्सेलरेशन है वो आपको इसी फॉर्मूले से मिलेगा. जैसे ये फॉर्मूला है f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ द स्प्रिंग. तो f इक्वल टू ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस के एक्स. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स. ओके, तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. अगेन दिस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट दैट इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. देखिए माइनस ऑफ द एक्स, क्योंकि k और m तो फिक्स है. तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है. एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? उसके मीन पोजीशन की तरफ हो रहा है. और फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन में ये वर्ड आएंगे, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन आल्सो. नाउ व्हाट हैपन एग्जैक्टली देयर? तो ये जब ब्लॉक अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है. एक है वेलोसिटी. इसकी जो वेलोसिटी रहेगी इस ब्लॉक की, वो वेलोसिटी जो है वो जब मीन पोजीशन की तरफ आएंगी तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ओके, एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम हो रहा है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट is decreasing and the velocity of this body या block is maximum at this point. यानी मीन पोजीशन पे ये वेलोसिटी यानी यहाँ से ऐसे इंक्रीज होते होते यहाँ पे वो मैक्सिमम रहती है मीन पोजीशन में. ओके, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम है एंड वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका अभी जीरो. ओके, तो याद रखना है पॉइंट कि एट अ मीन पोजीशन व्हेन पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट इज मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, मीन्स मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम रहती है. नाउ एज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम इट्स possesses द मैक्सिमम लेवल ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो उसके हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को पजेस करेगा एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट स्टॉप एट दिस पोजीशन.
इसीलिए ये ब्लॉक जो है जब हम खींचते हैं यहाँ पे और छोड़ देते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन पे नहीं रुकता, बिकॉज मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट स्टॉप हियर बट इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द मीन पोजीशन। ओके, इस डायरेक्शन में आएगी, दैट मीन्स दिस कंडीशन, थर्ड कंडीशन कॉम्प्रेस वाला। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो ब्लॉक है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे है। ओके, तो अभी ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन पे है। नाउ एज इट possesses द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट विल नाउ शिफ्टेड टू द लेफ्ट, कि जिसकी वजह से ये स्प्रिंग अब कॉम्प्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है, द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डेवलप्ड इनसाइड दैट स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, कि जिसका डायरेक्शन रहेगा इन अ राइट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग जो है वो उसके ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स इट विल अप्लाई द फोर्स इन राइट डायरेक्शन, और ब्लॉक जो है वो उसे लेफ्ट डायरेक्शन में कॉम्प्रेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का फिर से, तो यहाँ पे फिर से रिस्टोरिंग फोर्स इज वर्किंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगेन द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एज F proportional to minus x. Okay, same formula इस केस में भी अप्लाई होगा। Okay, now this restoring force will retard the motion of this block, यानी ये इसके मोशन को अपोज करेगा, कि जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होते जाएंगे। ये इस देखिए ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, साइमल्टेनियसली ये स्प्रिंग उसको अपोज कर रही है, कि जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, अब इस डायरेक्शन में स्प्रिंग उसको अपोज कर रही है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो डिक्रीज होती जाएंगी। द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी जीरो, क्योंकि ये इसके मोशन, जैसे ये जिस वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में आ रही है, अब एट द सेम टाइम ये स्प्रिंग उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, कि जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी स्टेप वाइज, एंड फाइनली इट बिकम्स अ जीरो देयर। ओके, तो ये पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी मैक्सिमम है। वेलोसिटी उसकी रहेगी जीरो, कि जहां पे इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, कि जिसकी वजह से इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है या फोर्स उस पर जो अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। यहाँ तक हमें इतना क्लियर है कि F जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में रहता है। देन सेकंड इस तरह से है कि रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन or the equilibrium position of that object. Okay, by using these 2 points we can easily define the linear SHM. So linear SHM can be defined as the linear periodic motion in which the force or the acceleration is always directed towards the mean position of the object and the magnitude of the force is proportional to the displacement of the object from its mean position. Then that SHM is known as a linear SHM. Okay, so I think this is enough for today. The remaining portions we shall be continuing in the next class. Okay.